गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार भैया ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 मानव विकास जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ। और इस चैप्टर में अपन उसी स्तर तक बात करेंगे जो अपने आरबीसी बोर्ड कक्षा 12 के आधार पर कौन सी क्वेश्चन आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या रेगिस्तान रिपोर्टिंग क्वेश्चन आते हैं या छोटे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो सरल सी बात है। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मानव विकास के परिचय। मानव विकास का परिचय ह्यूमन डेवलपमेंट के परिचय बात करें तो मनुष्य ने कितना कुछ विकास किया, चाहे वो प्रौद्योगिकी के मामले में हो, चाहे आर्थिक स्तर की बात करें, चाहे शैक्षणिक स्तर की बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें। अगर हर प्रकार के क्षेत्र में अगर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसका मतलब मनुष्य का विकास हुआ है। अगर मनुष्य आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो जाता है, आय में बढ़ोतरी हो जाती है और शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका मतलब अपन उसे विकास नहीं मान सकते। विकास का मतलब मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तन, मनुष्य के शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार के क्षेत्र में अगर उच्च स्तर पर विकास होता है तो मनुष्य का विकास है, अन्यथा अपन उसे विकास नहीं मान सकते। इस चैप्टर में अपन बात करते हैं आरबीसी बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वृद्धि और विकास। यहां से छोटा सा क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास की बात करें तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताओ। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, मतलब ग्रोथ किसे कहेंगे और डेवलपमेंट किसे कहेंगे। अब ये सरल सी बात है, दोनों में अंतर की बात करें, दोनों में तुलनात्मक कंपेयर की बात करें। पहला वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होगी, वृद्धि हमेशा क्या होगी, मात्रात्मक होगी, जबकि विकास आंशिक मात्रात्मक होगा, आंशिक मात्रात्मक, कुछ हद तक मात्रात्मक होगा। वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, वृद्धि सकारात्मक भी हो सकती है। विकास कहेंगे मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन, मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगी, विकास। मनुष्य की गुणात्मक परिवर्तन और क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ठीक है। वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक कैसे, मानो किसी व्यक्ति के शरीर में जन्मते समय उसका वजन है, किशोरावस्था तक उसका वजन 35-40 kg है। जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ेगी उसका वजन ईश्वर हो जाता है, 60 हो जाता है। इसका मतलब वृद्धि क्या हो रही है, सकारात्मक। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर मनुष्य के शरीर में वजन में गिरावट आती है तो इसका मतलब क्या है, गिर रहता। या ऐसे कह सकते हैं कि वृद्धि आपके धनात्मक भी हो सकता है और वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकता है। वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वृद्धि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसका मापन हमेशा मात्रा के रूप में होती है, क्वांटिटी के रूप में होती है। जबकि विकास होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ देखे जाते हैं। इसमें मनुष्य के गुणों में क्या कुछ परिवर्तन है तो मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। इसमें मनुष्य के सभी पहलू देखेंगे, शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य, साक्षरता और आर्थिक स्तर पर सुधार है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है। सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, विकास में।
अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वृद्धि होगी, मान लो किसी का हाइट अच्छा होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर में विकास है, वो उसकी वृद्धि भी है। मनुष्य के शरीर के हाइट की वृद्धि के साथ साथ मान लो उसमें शैक्षणिक, उसमें आर्थिक, उसमें सामाजिक सभी गुणों में परिवर्तन हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, विकास का डेवलपमेंट। ये तो आपकी छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 1.5 नंबर का, वृद्धि और विकास नंबर। तो वृद्धि हमेशा क्या होती है, क्वांटिटी होती है, मात्रात्मक होती है। विकास हमेशा गुणात्मक होता है, पैरिटी होती है। जबकि ये धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है, संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, मात्रा कम ज्यादा भी हो सकती है। किसी के शरीर में वजन में बढ़ना सकारात्मक है, धनात्मक है, और घटना नकारात्मक है या ऋणात्मक है। अब इसमें अपन मान लो शरीर की किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, आंशिक मात्रात्मक, लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन हो रहे हैं। वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार की पहलुओं में उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, वृद्धि और विकास में अंतर बताएं। अब वृद्धि और विकास की बात अपनी कंप्लीट हो गई। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन इसमें से आते नहीं। उसके बाद में मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ से क्या है, विकास के स्तंभ। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग, महल, मंजिल को खड़े करने के लिए हमें आवश्यकता होती है उसके स्तंभ, खंभों की, उसके स्तंभ या खंभों की, ठीक उसी प्रकार मानव के विकास के लिए हमें आवश्यकता होगी स्तंभ। ये स्तंभ मतलब खंभा। मानव विकास के लिए स्तंभ क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। यहाँ से इस चीज का ध्यान रखना, ब्लू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए रेगिस्तान पूर्ति में क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता छोटे और सशक्तिकरण आ जाए। नेक्स्ट रेगिस्तान बढ़ने का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो रेगिस्तान पूर्ति के क्वेश्चन भी ध्यान रखना, यह क्षमता या सतत पोषणीयता या मानव विकास की उत्पादकता से क्या से, मानव विकास की सशक्तिकरण से क्या से, मानव विकास की क्षमता से क्या से, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। लेकिन प्राय या रेगिस्तान पूर्ति का ध्यान रखना इनमें, और या फिर इनमें मानव विकास के उपागम में पूछ ले कौन सा उपागम है या नहीं। जिस प्रकार हमने मानव भूगोल के उपागम पढ़े थे पहले चैप्टर में कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, रेगिस्तान पूर्ति क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और अब अपन चारों मानव विकास के स्तंभों की बारीकी से चर्चा करते हैं एक एक। मानव विकास की क्षमता, समता का अर्थ होता है समानता, इक्वलिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है मानव विकास के स्तंभों का वर्णन करें, मानव विकास के स्तंभ का वर्णन करें या रेगिस्तान पूर्ति के बात करेंगे, समता से क्या है, समता का से है मनुष्य, जब आपके मनुष्य के विकास की बात की जाए तो सभी को समान अवसर देना, सभी को क्या देना, समान अवसर देना, क्या कहलाएगा, सभी को समान अवसर देना। मनुष्य के विकास, मानव विकास के लिए किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, लिंग, किसी के आधार पर अमीर, धनाढ्य, गरीब, किसी भी प्रकार के, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के साथ साथ भेदभाव नहीं करके सभी को मानव विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें। अर्थात देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के पर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, लिंग, स्त्री और पुरुष, किसी के साथ कोई भी भेदभाव न करके मानव विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर देना क्या कहता है, समता। सभी को मानव विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना क्या कहता है, समता। ठीक है, समता की बात में अपन बात करें तो आगे आते हैं सतत पोषणीयता।
सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता की बात करें तो मानव विकास के लिए मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव विकास को उच्च स्तर पर पहुंचा है, लेकिन मानव विकास में उसे यह जानना है कि वर्तमान पीढ़ी मानव विकास उच्च स्तर पहुंचाने के साथ साथ उसे संसाधनों का आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाकर रखना चाहिए। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो हमारे पास है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के पास बचे। हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, वो संसाधन हमारे लिए छोड़ के गए हैं और हमारा भी ये संकल्प होना चाहिए कि अपन मानव विकास के स्तर को उच्च स्तर तो पहुंचाएंगे, लेकिन संसाधनों का इस हिसाब से प्रयोग करेंगे, संसाधनों का इस प्रकार दोहन करेंगे ताकि वो संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बचकर रहे। अर्थात सतत पोषणीय विकास कैसे मानव विकास के स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ये क्या है? सतत पोषणीयता। हम लगातार संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहिए। मानव विकास के 2 स्तर होंगे और अगला जो मानव विकास का स्तर है वो उत्पादकता। मानव विकास का जो 3रा स्तर है उत्पादकता। उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्ट की, निर्माण की, मनुष्य किस तरीके से आगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से कितनी पहुंच बना लेते हैं कि कितने किस स्तर तक किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है, उसका उत्पादन कर सकता है। तो मनुष्य की इसमें किसी प्रोडक्ट के उत्पादन से संबंधित बात के लिए, ठीक है, मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च स्तर पर उत्पादन करना प्रयास से करेगा। उसके बाद में उत्पादकता मनुष्य के उत्पादन क्षमता से, प्रोडक्ट की उत्पादन क्षमता से लेंगे। और फिर आपके मानव विकास के बात करें, उत्पादन के बाद में, प्रोडक्ट के बाद में सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब मजबूती प्रदान करना। अब मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं? शक्ति प्रदान करना या सशक्तिकरण है मनुष्य को मजबूती प्रदान करना। जैसे मानो मनुष्य मानव ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहता है, संसाधनों का उच्च स्तर पर विकास और उच्च स्तर पर पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें मजबूती कैसे प्रदान करें? मनुष्य की स्वास्थ्य सेवा, मनुष्य की शिक्षा की पहुंच कहां तक है, मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान कितना है, ये सारे के सारे पहल लेकर अगर मतलब किसी मानव के विकास के लिए उसके पास उच्च शिक्षा है, उच्च तकनीकी ज्ञान है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसका मतलब हमने मनुष्य को क्या किया? मजबूती प्रदान की, मजबूती या शक्ति प्रदान की। तो सशक्तिकरण करता था मजबूती को प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना था मनुष्य को स्वास्थ्य, साक्षरता और अन्य प्रकारों से उसे बेहतर करके अपन इतना प्रयास करें कि वो ज्यादा से ज्यादा मानव का विकास हो सके। तो ये जो थे मानव विकास के 4 स्तर। अब 4 को क्या करते हैं? दोबारा सुन लेना, समता करता है, समान अवसर देना, सतत पोषणीयता करता है, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचा कर रखना, और उत्पादकता जो अर्थ होता है प्रोडक्ट से, किसी वस्तु के निर्माण या नवीन वस्तु के सर्जन करने से, क्रिएटिविटी से, और सशक्तिकरण मतलब मनुष्य की पहुंच को मजबूती प्रदान करे या शक्ति प्रदान करे। अब आपको ध्यान ये रखना है, इसमें छोटा क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि मानव विकास के स्तंभों का वर्णन करें। इसमें सीधा सा छोटा क्वेश्चन आता है कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता देश मानव विकास के स्तंभ है। तो रेगिस्तान में क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण, या सशक्तिकरण ना दे के उत्पादकता दे दे, सशक्तिकरण दे दे और समता दे दे, और रेगिस्तान देश स्तंभ है, तो कौन सा एक बच जाएगा? सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता। तो रेगिस्तान मुद्दे का ध्यान रखना।
ये जो थे आपके मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ। अब अपन बात करते हैं मानव विकास के उपागम। और मानव विकास के उपागम की बात करें मानव विकास के उपागम, और मानव विकास के उपागम में पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, और तीसरा आधारभूत आवश्यकता, और चौथा है आपके क्षमता। चौथा आपके हो जाएगा क्षमता। हमने बात करी मानव विकास के स्तंभ के बारे में। स्तंभ के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। समता, मानव विकास के स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए सभी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, उच्च वर्ग, निम्न किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करके समान अवसरों का प्रदान करना क्या कहलाता है? समता। सतत पोषणीयता मतलब मानव विकास के उच्च स्तर पहुंचाने के लिए वर्तमान पीढ़ी द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखना क्या है? सतत पोषणीयता। तीसरा उत्पादकता। उत्पादकता के दोबारा सुनेगा उत्पादकता। बात करें उत्पादकता तो उत्पादकता का अर्थ मनुष्य के श्रम से, मनुष्य के श्रम या परिश्रम से, मनुष्य के श्रम या परिश्रम से। इसमें मनुष्य के किसी वस्तु के प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी उत्पादन करने की क्षमता या परिश्रम कितने किस स्तर पर वो कर सकता है। तो मनुष्य के परिश्रम या श्रम के माध्यम से वो किस स्तर पर है आपके है वो उत्पादन कर सकता है। फिर अंतिम जो है मानव विकास के स्तंभ है वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब है मजबूती प्रदान करना। सशक्तिकरण मतलब मजबूती प्रदान करना। मनुष्य के मानव विकास को उच्च स्तर पर किस तरीके से अपन सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सरकार की नीतियां, सरकार कौन सी पॉलिसी लाए जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, प्रौद्योगिकी ज्ञान के लिए, मानव विकास के उच्च स्तर के लिए सरकार ऐसी नीतियां लाए, ऐसी पॉलिसियां लाए ताकि वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। दोबारा समझना, सशक्तिकरण मतलब शक्ति प्रदान करना या मजबूती प्रदान करना। सरकार द्वारा ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसियां लाई जाए जिससे मानव विकास के स्तर को उच्च स्तर पर बढ़ाया जा सके और मनुष्य को संसाधनों तक पहुंचने की शक्ति और मजबूत हो जाए और उसकी क्षमता ज्यादा हो जाए। ये क्या है? सशक्तिकरण। ये तो हो गए मानव विकास के 4 स्तंभ। अब बात करेंगे अपन मानव विकास के उपागम की। मानव विकास के उपागम की बात करें तो मानव विकास के उपागम है 4। सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ से 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन पूछे कि मानव उपागम या मानव विकास के कल्याण उपागम से क्या से, आधारभूत आवश्यकता उपागम से क्या से, या क्षमता उपागम से क्या से। तो पहला उपागम है वो है आय उपागम। आय उपागम से क्या है? आय उपागम, इसमें मानव विकास के मापन का मनुष्य की आय के साथ रखा जाता है। मनुष्य की कितने स्तर पर आय प्राप्त हो रही। जैसे कोई देश अनेक देश है जिन्होंने मानव विकास का मापन का आधार क्या रखा है? आर्थिक स्थिति रखी है कि कोई देश कितना धनवान है, कितने का आर्थिक संसाधन है। जितने ज्यादा आर्थिक संसाधन है, जितने ज्यादा आय है, जितने ज्यादा पैसे हैं, वो देश अपने आप को उतना ही विकास मानते हैं, उतना ही उस लेवल का मानते हैं। जबकि मानव विकास के मापन के लिए तो हमें आय, स्वास्थ्य, साक्षरता तीनों चीजों की ध्यान रखनी चाहिए। आय उपागम मतलब ये मानव विकास के उपागम का सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव विकास का उपागम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर रखा गया। जितनी मनुष्य की आय ज्यादा है, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। किसमें? आय उपागम। तो मानव विकास के उपागम में आय उपागम सबसे पुराना उपागम है। मनुष्य के विकास का मापन आय के साथ रखा जाता है। जितनी मनुष्य की आय ज्यादा है, मानव विकास उतना ही उच्च स्तर पर माना है।
फिर है कल्याण उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम। आगे प्रश्न आता है कि कल्याण उपागम से क्या असर है। तो कल्याण उपागम में सरकार के व्यय से रखा गया इसका संबंध। कल्याण उपागम में मानव विकास का मापन सरकार के व्यय या खर्च से रखा गया है। सरकार का व्यय या खर्च मानव विकास उपागम में, कल्याण उपागम का मानव विकास कल्याण उपागम में सरकार के व्यय या खर्च से रखा गया। सरकार मनुष्य पर जितने स्तर पर व्यय या खर्च करेगी, मनुष्य के लिए चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तकनीकी ज्ञान है, जितना उस पर मनुष्य पर सरकार व्यय करेगी, जितना ज्यादा खर्च करेगी, मानव का कल्याण और मनुष्य का विकास उतना ही ज्यादा होगा। दोबारा सुन लेना, कल्याण उपागम इसका संबंध सरकार के व्यय या सरकार के खर्च से रखा गया। सरकार मनुष्य पर जितने स्तर पर खर्च या व्यय करेगी, मानव विकास उतना ही ज्यादा होगा। जितना सरकार मनुष्य पर व्यय या खर्च करेगी, मनुष्य का विकास उतना ही उच्च स्तर पर होगा। इसे क्या कहा गया है? कल्याण उपागम। फिर तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। कौन सा उपागम है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है, उनको रखा गया है। अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो इसका मतलब मनुष्य का विकास अच्छे स्तर पर है, अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता को रखा गया। इसमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जितने स्तर पर पूरी हो रही है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है, तो इसका मतलब मानव विकास उतना ही बेहतर है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जैसे भोजन है, आवास है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य या चिकित्सा है, जलपूर्ति है, ठीक है। मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, ठीक है, जल, ये मनुष्य क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। और ये मूलभूत आवश्यकता रखी है ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रखी है 6। मूलभूत आवश्यकता कितनी रखी है? 6। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का ये मानना है कि अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, मूलभूत आवश्यकता में उसका भोजन, आवास, जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, ये जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, वस्त्र और रहने के लिए मकान, अगर ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है, तो इसका मतलब ILO मानता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन मानता है कि मनुष्य का विकास है वो इस उच्च स्तर पर हो रहा है। तो आधारभूत आवश्यकताएं कितनी है? 6। उसके बाद में क्षमता उपागम। कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। और सबसे बड़ी बात है, यहां भी आपको ध्यान रखना है, छोटा क्वेश्चन आधे नंबर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध, अमर्त्य सेन का संबंध किसे? क्षमता उपागम से। किसे? क्षमता उपागम। क्षमता मतलब कैपेसिटी, क्षमता मतलब कैपेसिटी। मनुष्य के मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या मानव विकास को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए उसके पास क्षमता कितनी है, या सीधे सरल शब्दों में आप इसे ये याद रखते हो कि क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। और इस क्षमता उपागम में मनुष्य की संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता कितनी है, मनुष्य की संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता से संबंध रखा गया किसको? क्षमता उपागम। बस 4 उपागम थे। सबसे प्राचीन उपागम आय उपागम। मनुष्य की आय कितने स्तर पर, जितनी मनुष्य की आय ज्यादा है उसका विकास उतना ही ज्यादा है। कल्याण उपागम का व्यय या खर्च कर, सरकार मनुष्य पर, समाज पर जितना ज्यादा व्यय या खर्च करेगी, मानव का विकास उतना ही ज्यादा होगा। आधारभूत आवश्यकता, इसमें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने
मनुष्य की 6 मूलभूत आवश्यकता बनी और ये माना है कि अगर मनुष्य की 6 मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो रखी है तो इसका मतलब मानव विकास उतना ही बेहतर है। क्षमता पालन सबसे प्राचीन है, इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, इसमें मनुष्य के संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता से संबंध रखा गया। ये तो थे मानव विकास की उपागम। अब अपन बात करते हैं मानव विकास का मापन। मानव विकास का मापन, मानव विकास का मापन सबसे पहले यूएनडीपी द्वारा, किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। कब है? 1990। कब है? 1990। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि यूएनडीपी का पूरा नाम तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास मापन जारी करते हैं। तो विश्व में मानव विकास मापन जारी कौन करती है? यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी। और कब से जारी कर रही है? 1990 से। वर्तमान में इसमें कुल देशों की संख्या 193। टोटल देशों की संख्या कितनी है? 193 मानव विकास। और इसमें ये मापन करके एक ध्यान रखना, एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इस मानव विकास सूचकांक में हर वर्ष ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, एक इंडेक्स जारी किया जाता है, हर देश का लेवल स्तर बताया जाता है कि कौन से देश का कहां स्थान है। और इस एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में 2025 के अनुसार भारत का 130वां स्थान है। कौन सा है? 130वां। आगे क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2025 के अनुसार 130 है। बाकी कुछ किताबों में 2022 के अनुसार 131, 130, 133, वर्तमान में 125वां स्थान है। सॉरी, 2025 के अनुसार 130वां स्थान है। इस मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर देश है, वो देश है आपके नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। ये भी ध्यान रखना कि मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। ठीक है। भारत है 130वां। मानव विकास सूचकांक में ये भी ध्यान रखना कि कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है, वो मानव विकास सूचकांक में बेहतर है या भारत से उच्च स्थान पर है, या मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश भारत से बेहतर है। तो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका। क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर स्थान है? तो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका मानव विकास सूचकांक में भारत से आगे है। इनके अलावा अपन बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो मानव विकास सूचकांक की मापन किस आधार पर करें? इस मानव विकास सूचकांक की मापन की बात करें तो एक तो मानव विकास का मापन जानना 0 से लेकर 1 के बीच में किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का मापन 0 से 1 के बीच में। इसमें 4 स्तर हैं: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। ये मानव विकास सूचकांक के 4 स्तर, अति उच्च, मध्यम। भारत इसमें मध्यम स्थान पर आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? मध्यम स्थान। मानव विकास सूचकांक भारत आता है मध्यम। मानव विकास सूचकांक मापन होता है 0 से 1 के बीच में। अब मानव विकास सूचकांक में अपन बात करें कि मापन का आधार क्या है? मापन का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक में मापन का आधार, तो मापन का आधार है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद साक्षरता, और साक्षरता के बाद में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये मानव विकास के मापन के 3 आधार है। कितने आधार है? 3। स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक। देखो
किसी देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, यूएनडीपी ने यह माना है कि अगर किसी देश में आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो अपन ये नहीं कह सकते उसका विकास अच्छा है। अपन देखें कि उसमें स्वास्थ्य कैसे है, उस देश में साक्षरता कैसी है, लोग पढ़े लिखे कितने गए, हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाएं ये कैसी है, इसके अलावा आर्थिक स्थिति में उसकी आय कैसी है। तो तीनों के माध्यम से मानव विकास का मापन किया जाता है। मानव विकास का मापन किसके आधार पर किया जाता है? तीनों के आधार पर। तो ये भी ध्यान रखना, मानव विकास का मापन किसके आधार पर किया जाता है? तीन: स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। स्वास्थ्य, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अब मानव विकास के मापन की बात करें, एक देश है भारत का पड़ोसी देश भूटान। और भूटान ये मानता है कि किसी देश में पैसे, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसी है, इनके अलावा व्यक्ति जीवन कितने स्तर पर जी रहे हैं, ये चीज मायने नहीं रखती। ये मानना है भूटान का। भूटान ये कह रहे हैं कि अपने देश में चाहे व्यक्ति के पास आय कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो तो भी चलेगा, व्यक्ति के पास जीवन जीने की आयु अगर 80 वर्ष नहीं है, 100 वर्ष नहीं है, अगर व्यक्ति 40 वर्ष जी रहे तो भी चलेगा, साक्षरता भी है, साक्षरता भी हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ये चीज मायने नहीं रखती। कौन कह रहा है? भूटान। भूटान कह रहा है कि देश के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है, भले वो 40 की एज में जी रहा है, भले उसके पास पैसे नहीं है, 40 साल जी रहा है तो भी वो हैप्पीनेस कैसा है, प्रसन्नता है कि नहीं, उसमें खुशी से जीवन जी रहा है कि नहीं, उसके अंदर जीवन में अगर वो 40 साल की एज तक ही जीवन जी रहा है, 40 साल तक वो क्या खुशहाली से अपने देश में जिएगा? क्या उस देश में वो जहां जीवन यापन कर रहा है वो एकदम वातावरण से खुश है, वहां के क्लाइमेट से खुश है, वहां के पॉलिटिकल से खुश है, जो भी राजनीति है उससे वो संतुष्ट है, उस देश में जो भी संसाधन है क्या उससे वो संतुष्ट है? क्या अगर संतुष्ट है, खुश है, तो इसका मतलब उसका विकास बेहतर है। ये मानना है भूटान का। तो भूटान ने मानव विकास का मापन किया है आपके हैप्पीनेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? नेशनल हैप्पीनेस। नेशनल हैप्पीनेस, राष्ट्रीय प्रसन्नता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पर मापन करने वाला देश कौन सा था? मापन करने वाला देश कौन सा था? तो भूटान। कौन सा था? अगर खुशहाली के आधार पर, राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पर किसी देश ने मापन किया तो कौन सा था? भूटान। कौन सा देश था? भूटान। ये तो था मानव विकास थे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। और आप ये ध्यान रखें, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं। इस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 में अगर अपन बात करें तो पहले चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वृद्धि और विकास में आपके क्या अंतर है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास धनात्मक होता है, और ये धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, यहाँ से मात्रात्मक होता है। उसके अलावा अगले चैप्टर की अगले पेज की बात करें तो इसमें अपने दो चीज छोड़ दी कि मानव विकास के मापन सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपके डॉक्टर महबूब उलर। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव विकास का प्रतिपादक कौन था? तो डॉक्टर महबूब उलर। और ये व्यक्ति था पाकिस्तान का। पाकिस्तान। मानव विकास का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर महबूब उलर। बाद में मानव विकास के मापन की बात करें तो वो था डॉक्टर आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बाद में मानव विकास के प्रतिपादन प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिसका आपकी क्षमता पर से संबंध है। इनके अलावा मानव विकास की 4 स्तंभ हो गए, ठीक है। मानव विकास के उपागम हो गए और एचडी हो गया,
मान एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 के बीच में फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे हो गया, भारत मध्यम श्रेणी में आ गया। और बस तो मानव विकास ये चैप्टर छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो मेरे चैनल मनोज सर ज्योग्राफी और या साधना क्लासेस डोंगरगढ़ दोनों यूट्यूब चैनल में से एक में से आपको क्लास मिल जाएगी। चैप्टर आपका 3 कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपके प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित और इनके साथ साथ अपन बात करेंगे वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है। ज्योग्राफी का एक पार्ट है अरावली भौगोलिक, राजस्थान में भौतिक हुआ, उसके बारे में भी वर्तमान चर्चा का मुद्दा बना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आके ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है वो पूरी आपकी यूट्यूब पर मिल जाएगी। मनोज सर ज्योग्राफी या फिर साधना क्लासेस डोंगरगढ़।